बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फ़िज़िक्स का टीचर मुश्ताक अहमद। हम सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं और सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स के अंदर चैप्टर 15 अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स को पढ़ा जा रहा है। हमने जो लास्ट आर्टिकल डिस्कस किया था वो हम लोगों ने डिस्कस किया था एसी थ्रू कैपेसिटर, और इस चैप्टर के अंदर हमने अभी तक जितना भी डिस्कशन किया अल्टरनेटिंग करंट सर्किट से स्टार्ट किया, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को देखा, उसके साइनसॉइडल वेव फॉर्म देखी, करंट को देखा और उसकी फिर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को समझा। और समझने के बाद हमने एक बहुत कॉमन या बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर फेज़ का सीखा और फेज़ डिफरेंस को सीखा। इसलिए सीखा कि ये जो दो क्वांटिटीज़ हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट, हम ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में देखते हैं कि कभी कोई किसी से आगे चला जाता है और कभी एक, मीन कभी वोल्टेज हम देखते हैं लीड करते हैं और कभी करंट को। हमने फेज़ डिफरेंस को सीखा और इस फेज़ डिफरेंस को बड़े अच्छे तरीके से समझा 3 आर्टिकल्स में, एसी थ्रू रेजिस्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर एंड एसी थ्रू इंडक्टर कॉइल। हमने जब इन तीनों को पढ़ लिया, इन तीनों को समझ लिया, तो क्या हर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमें ये तीनों अलग अलग दिखेंगे? मेन रेजिस्टेंस भी, कैपेसिटर भी और इंडक्टर भी क्या अलग अलग? नहीं, हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर हम ये देखते हैं कि कैपेसिटर भी मौजूद है, रेजिस्टर भी मौजूद है, इंडक्टर भी मौजूद है, और रेजिस्टर इंडक्टर भी है, रेजिस्टर और कैपेसिटर भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अब यहाँ पे फर्दर जो डिस्कशन अपनी करेंगे, ये जो चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे, हम देखेंगे कि अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हमारे सर्किट में मौजूद है तो फिर हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट किस किस्म की वेरिएशन शो करेगा, हमें क्या क्या नई चीज़ें सिखाएगा, समझाएगा, उन चीज़ों को देखते हैं। तो उस केस में जो हमारा पहला डिस्कशन है, जो पहला आर्टिकल है, वो है RL सीरीज सर्किट। R रेजिस्टर, L इंडक्टर सीरीज में लगे हुए हैं। सो जरा गौर से देखें आप इस सर्किट को कि एक अल्टरनेटिंग सोर्स है, एक बैटरी है, एक एसी सोर्स है, आपके पास करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टर, इंडक्टर, कॉइल। ठीक है, अब हम इन दोनों के अंदर देखेंगे कि ओवरऑल हमें इसके अंदर और कौन सी नई चीज़ सीखने को मिलेगी, और इन चीज़ों को देखते हैं। प्रीवियस जितने फैक्टर्स हैं उनके अंदर हम बड़े अच्छे तरीके से वोल्टेज और करंट, इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से देख चुके, समझ चुके। ठीक है, अब इससे आगे को चलते हैं। अब कह रहे हैं सबसे पहले कि इस सर्किट को देखा जाए तो सर्किट को देखने के बाद हमारे ज़हन में सबसे पहले क्या आता है? हमने कहा जी जो प्रीवियस डिस्कशन है, जो चीज़ हमारे ज़हन में पहले से मौजूद है, वो चीज़ ये है कि रेजिस्टर में से जब हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया था तो करंट फ्लो होना शुरू हो गया था। लेकिन हमने ये भी देखा था कि वोल्टेज और करंट इन फेज होते थे, वोल्टेज और करंट इन फेज होते थे। लेकिन इंडक्टर कॉइल के केस में बच्चों हमने ये सीखा था, पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता था कि करंट को अपोजिशन मिलती थी। किसकी वजह से? बैक ईएमएफ की वजह से, कि कॉइल के अंदर वो बार बार जो अल्टरनेटिंग सोर्स की बैटरी की वजह से बार बार करंट के चेंज की डायरेक्शन थी, तो इंडक्टर कॉइल क्या करती थी? उसको अपोज करती थी बैक ईएमएफ की सूरत में। तो जैसे ही अपोज करती थी तो क्या होता था? करंट पीछे रह जाता था, करंट लैग कर जाता था, वोल्टेज आगे चला जाता था। इसका मतलब है हमारे ज़हन में ये चीज़ आ रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि इधर तो वोल्टेज और करंट इन फेज है, पर इधर आपके पास वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। तो ओवरऑल जब मैं इस पूरे सर्किट की बात करूंगा, तो फिर मुझे क्या समझ आया? यहाँ पे V और I इन फेज, यहाँ पे V लीड करे, करंट लैग करे। लेकिन इसका मतलब है पूरे सर्किट में अगर मैं एक कंसेप्ट अपना बनाना चाहूँ तो वो कंसेप्ट क्या बना कि वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। लेकिन अब फर्क क्या होगा प्रीवियस आर्टिकल्स की निस्बत? प्रीवियस आर्टिकल में हम लोगों ने कहा था कि वोल्टेज करंट पे π/2 90 डिग्री पे लीड करता है, फेज डिफरेंस आपके पास 90 डिग्री है। पर इस केस में नहीं होगा, क्योंकि अब इस केस में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गई। जब एक से ज़्यादा अपोजिंग डिवाइस आ गई तो अब वो जो फेज डिफरेंस है वो एग्जैक्ट 90 नहीं रहा, वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, लेस देन 90 हो जाएगा।
इसका मतलब है अब जब इस केस में हम पावर को डिस्कस करेंगे तो वहां पे अब पावर के साथ आपके पास एक फैक्टर नया ऐड हो जाएगा जो अब हमें एंगल्स को कैलकुलेट करके सिखाएगा। इन तमाम चीज़ों को बच्चों समझते हैं, सीखते हैं इस आर्टिकल में। स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल को। जब हम इस आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिखना शुरू करते हैं। तो जब स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिखना शुरू करते हैं तो पहले लिखता हूँ इन केस ऑफ रजिस्टर, कि जब मैं रजिस्टर की बात करता हूँ तो मैंने ये पढ़ रखा है कि इन केस ऑफ रजिस्टर V एंड I बोथ आर इन फेज, कि आपके पास क्या होता है, V और I इन फेज होते हैं। हाँ, ये जरूर था कि आपके पास V का मैग्नीट्यूड मीन जिसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, एज कंपेयर टू I, ये हमारे पास ग्रेटर होता था, ये हमारे पास ग्रेटर होता था, ये हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड लेस होता था। लेकिन यहां पे एम्पलीट्यूड का जिक्र ही नहीं कर रहे, ठीक है। इसका मतलब है V और I इन फेज है। जब V और I इन फेज है तो इससे आगे को चलते हैं। अगर ये रेजिस्टर है तो साथ में क्या लगा हुआ है, इंडक्टर। जब इंडक्टर कॉइल है, फॉर इंडक्टर कॉइल, इंडक्टर कॉइल के केस में हमें क्या है, इंडक्टर कॉइल के केस में हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है कि वोल्टेज लीड करता है किस पर, करंट पर, कितना, बाय पाई बाय 2। लेकिन ये भी सीखा था कि किस वजह से लीड करता है, तो वो बेसिकली हमने देखा था V लीड करता है ड्यू टू बैक EMF प्रोड्यूस, कि वो जो बैक EMF प्रोड्यूस होता है विच opposes the change in current in coil, कि बेसिकली वो जो कॉइल के अंदर आपके पास एक चेंज आता था उसकी वजह से, तो वो हमने कहा था कि भी लीड करता है। आप कह रहे हैं कि जब हमारे पास एक कंबाइंड सर्किट है, जब एक कंबाइंड सर्किट है उसको समझना है तो उसको कैसे समझेंगे, ठीक है, ऑब्वियस बात है। उसको जब समझना है तो अब हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे। कैसे, जरा गौर से देखिएगा। हेडिंग देते हैं जी हम फेज डिफरेंस को, कि समझना चाह रहे हैं फेज डिफरेंस को। तो जरा बच्चों इस कंसेप्ट को तवज्जो से समझिएगा सारे के सारे। हमारे पास क्या है, जरा गौर से देखिए। हमारे पास ये है कि इन केस ऑफ रजिस्टर, इन केस ऑफ रजिस्टर क्या हो रहा है कि आपके पास क्या हो रहा है, वोल्टेज और करंट इन फेज है, वोल्टेज और करंट इन फेज है। इसका मतलब इन फेज है तो हमें ये पता है ओवरऑल सर्किट के अंदर वोल्टेज लीड करता है, तो इसका मतलब यहां पर करंट है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, वोल्टेज है। लेकिन ये लीड किसकी वजह से कर रहा है, ये लीड इंडक्टर की वजह से कर रहा है। इस केस में RL सीरीज सर्किट के अंदर इंडक्टर की वजह से वोल्टेज लीड कर रहा है। तो ये इधर आपके पास क्या है, यहां पे आपके पास VR है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है, जो कि I और R इन फेज है, ठीक है। लेकिन ये इस पर लीड कर रहा है। इसका मतलब है अगर ओवरऑल मुझे सर्किट में ये देखना पड़े कि वो जो बैटरी लगी हुई है उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आता है, या सर्किट में ओवरऑल ऑपोजिशन ऑफर कितनी आती है, तो मैं कैसे निकालूंगा, जरा गौर से देखिएगा। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इधर है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इधर है। अगर इसी चीज को मैं बच्चों यहां पे बनाऊं कि चूंकि ये है, तो जरा गौर से देखें, ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और मुझे सर्किट का क्या चाहिए, नेट इफेक्ट चाहिए। तो जरा गौर से देखो बच्चों,
ये आपके पास क्या आ रहा है, V, जो सर्किट के अंदर V वोल्टेज दिया गया वो, और ये आपके पास एंगल है, ये आपके पास वो एंगल है, ठीक है। सो इस एंगल को हम लोगों ने मालूम करना है और समझना है, इसको हमने थीटा कह दिया। अब जरा गौर से देखिएगा, इस चीज को समझिएगा बच्चों। क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है? यस, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो जरा गौर से देखो, V का वैल्यू मालूम करना है, हाइपोटेन्यूज, हमारे पास बेस मौजूद है VR, हमारे पास परपेंडिकुलर मौजूद है VL। सो इसका मतलब क्या है, हमें V का वैल्यू चाहिए। सो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम क्या है, V का स्क्वायर इक्वल है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इनका स्क्वायर। मुझे V का वैल्यू चाहिए, सो दोनों साइड पे मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ पे स्क्वायर रूट बच्चों कैंसल, ये आ गया। और हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये क्या है, इफेक्टिव वैल्यू है, VRMS है। ये वोल्टेज है वो कौन सा, जो ड्रॉप हो रहा है किसके अक्रॉस, रेजिस्टर के अक्रॉस। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, I into R बाय ओम्स लॉ, कि रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, जो ड्रॉप हो रहा है I into R, इंडक्टर के अक्रॉस I into XL। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट को ओपन करो तो, सॉरी स्क्वायर को ओपन करो बच्चों, तो I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XL का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। I स्क्वायर बच्चों देखो कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो I स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास क्या आ रहा है, R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर विद द स्क्वायर रूट। सो ये I स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो जैसे ये बाहर आएगा बेटा, इधर लिखा हुआ VRMS, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द वोल्टेज विच इज फ्लोइंग इन द सर्किट, ये आपके पास आ गया IRMS। स्क्वायर रूट से बाहर आया, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, प्लस XL का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमें तो बेसिकली वो सर्किट के अंदर ऑपोजिशन चाहिए जो किसकी वजह से आ रही है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग, वन इज द रेजिस्टर, अदर इज द इंडक्टर कॉइल, इन दोनों की वजह से जो आ रही है। सो मैं क्या करूंगा, इस IRMS को डिवाइड कर दूंगा, तो VRMS डिवाइडेड बाय IRMS, तो यहां से आ रहा R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। तो बच्चों गौर से देखो, V बाई आई ये कहाँ पे हमने देखा है, ओहम लॉ। ओहम लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ पे V बाई आई है, तो V बाई आई किसके इक्वल होता है, R के। लेकिन R कब था, जब सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टर लगा होता था। क्या आप सर्किट में एक रेजिस्टर है, नहीं, रेजिस्टेंस के साथ एक इंडक्टर भी है। सर्किट में दो डिवाइसेस लगी हुई हैं। जब सर्किट में दो डिवाइसेस सीरीज में लगी हुई हैं, तो अब इनकी कंबाइन इफेक्ट क्या होगा, अब इनका कंबाइन इफेक्ट, इट मीन ये V ओवर I आपके पास क्या रहेगा, ओवरऑल कंबाइन इफेक्ट। और इस कंबाइन इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इस कंबाइन इफेक्ट को हम लोग इम्पीडेंस बोलते हैं। सो हम यहाँ पे पढ़ते हैं इम्पीडेंस। ये क्या है जरा देखिएगा, द कंबाइंड ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय रेजिस्टर एंड इंडक्टर coil in a circuit is called impedance। इसका मतलब है इम्पीडेंस क्या है, वो कंबाइंड रेजिस्टेंस है जो कि बेसिकली ऑफर होती है किसकी वजह से, सर्किट में एक से ज्यादा मौजूद डिवाइस की वजह से, एक से ज्यादा मौजूद डिवाइस की वजह से, उसको इम्पीडेंस कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय Z, इसको Z के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जरा गौर से देखो, V ओवर IRMS, ठीक है, इसका मतलब है Z किसके इक्वल है, जरा गौर से देखो, VRMS ओवर IRMS। सो ये क्या हो रहा है, ये इम्पीडेंस आ रही है। इसका मतलब है Z की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं,
VRMS ओवर IRMS, VRMS ओवर IRMS, ये तो किसके इक्वल था, R स्क्वायर ओवर XL के इक्वल था। सो R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर विद स्क्वायर। सो मुझे यहां से पता लगा कि सर्किट के अंदर जब एक से ज्यादा अपोजिंग डिवाइस मौजूद हो, एक से ज्यादा अपोजिंग डिवाइस मौजूद हो, तो फिर आपके पास क्या होता है, उस ऑपोजिशन को हम इम्पीडेंस कहते हैं, उस ऑपोजिशन को हम इम्पीडेंस कहते हैं। और इम्पीडेंस का फार्मूला फॉर आर सीरीज सर्किट क्या आ रहा है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल। आर तो आपके पास एज इट इज रहेगा, लेकिन बच्चों एक्सएल का वैल्यू तो हम लोगों को पता है क्या था, ओमेगा एल का स्क्वायर। और ओमेगा किसके इक्वल था, 2 पाई एफ के। सो इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ इंटू एल। दैट इज द इम्पीडेंस। दोनों फार्मूलों को यूज कर सकते हैं, इस फार्मूले को भी आप यूज कर सकते हैं, इस फार्मूले को भी आप यूज कर सकते हैं। और ये दोनों के दोनों फार्मूले क्या बता रहे हैं, सर्किट में मौजूद इम्पीडेंस को, सर्किट में मौजूद इम्पीडेंस को। यहां पर तक हम पहुंच गए, यहां तक तो कोई इशू नहीं था, ये तो एक सिंपल सा कंसेप्ट था। जब हम यहां पर पहुंच गए बच्चों, तो अब इससे आगे हम लोगों ने क्या पढ़ना है जी, अब इससे आगे क्या रह गया इस आर्टिकल में, वो कह रहे हैं इससे आगे जो बेसिकली चीज पढ़नी है या समझनी है या सीखनी है, वो बेसिकली क्या है। अब हम ये देखेंगे वो जो हम लैग और लीड के कंसेप्ट की तरफ जा रहे थे, लैग और लीड के कंसेप्ट की तरफ जो बेसिकली हम जा रहे थे, तो अब इसको समझेंगे यहां पर, अब इसको समझेंगे यहां पर कि वो लैग और लीड का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम यहां पे देखते हैं, जरा गौर से देखिएगा अब तवज्जो से। ठीक है, यूजिंग फेजर डायग्राम, क्या हम बेसिकली अब फेजर डायग्राम की हेल्प लेंगे इस चीज को समझने के लिए। जरा बच्चों गौर से देखो कि आपके पास लीड कौन कर रहा था, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। लैग कौन कर रहा था, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। तो जब ये मेरे बच्चों ये आपके पास लीड और लैग कर रहा था, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो बेसिकली एंगल चाहिए था, मुझे तो बेसिकली एंगल चाहिए था कि जब हमने बेसिकली इस चीज को मालूम किया जो कि किसके इक्वल था, वी के, तो और यहाँ पे जो आपके पास एंगल आ रहा था जिसको हमने थीटा बोला, ठीक है, इस वी के लिए, तो वो थीटा कैसे निकालेंगे। उसने कहा जी जब हम टेन थीटा की बात करते हैं तो टेन ऑफ थीटा, जरा गौर से देखो, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर क्या है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, बेस क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। सो वी आई आर, ओहम्स लॉ ना, V इक्वल टू आई आर, तो लेकिन इंडक्टर है, सो I इंटू एक्सएल, I इंटू आर, आई से कैंसिल हो गया बच्चों। सो आपके पास tan ऑफ द थीटा क्या आया, XL ओवर R। ये आपके पास क्या आया, ये फेज एंगल आया, ये आपके पास क्या आया, फेज एंगल आया। ठीक है, अब इस फेज एंगल को हम इस केस में नहीं, पहले हम क्या करते थे, फेज एंगल को चुप करके क्या देते थे, कितना, कि ये इस पे लीड करता है, ये इस पे लैग करता है, कितना, π/2 90। लेकिन इस केस में हम नहीं कह सकते, इस केस में हम नहीं कह सकते, चूंकि एक से ज्यादा डिवाइस है, तो एक से ज्यादा डिवाइस की वजह से वो आपके पास 0 से तो ग्रेटर होगा पर 90 से लेस होगा, चूंकि ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय बोथ इंस्ट्रूमेंट्स है। तो जरा गौर से देखो, XL ओवर ओमेगा, और XL को भी अगर आप फर्दर प्रोसीड करें तो XL होता है 2 पाई एफ एल के। तो मतलब फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, कि वो जो AC सोर्स फ्रीक्वेंसी देता है वो किस किस्म का फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, उस फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिहाज से tan थीटा की बात करेंगे। यहां तक तो हम पहुंच गए। इसका मतलब है कि जब हम इसकी बात करेंगे, यहां तक तो हमारा कंसेप्ट ओके है। जब हम इस तक भी पहुंच गए और इस चीज को भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया, अब हम आ जाते हैं जी इससे नेक्स्ट स्टेप पर, इससे नेक्स्ट स्टेप पर। अब नेक्स्ट स्टेप इससे क्या जी, नेक्स्ट स्टेप है पावर इन RL सीरीज सर्किट। क्या आप जब पावर के कंसेप्ट की बात करते हो और पावर के कंसेप्ट को समझना चाह रहे हो तो RL सीरीज सर्किट के अंदर पावर को देखना है। अब देखो पावर का हमारे पास फार्मूला क्या है, P इक्वल टू V इंटू आई।
P इक्वल टू वी इंटू आई। लेकिन अब देखो एक मसला आ रहा है, V क्या है, V इक्वल टू, चूंकि प्रेजेंट केस में V लीड करता है बच्चों, प्रेजेंट केस में V लीड करता है, I लैग करता है, लेकिन 90 तो नहीं है, 90 तो नहीं है कि अगर 90 हो तो सिंपल हम लोग इधर पुट कर दें। इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगी, एवरेज पावर आएगी। और जैसे ही मैं एवरेज पावर की तरफ चलता हूँ, जैसे मैं एवरेज पावर की तरफ चलता हूँ, तो एवरेज पावर के लिए मुझे क्या चाहिए, P इक्वल टू वी इंटू आई। ठीक है, तो आपके पास एवरेज पावर के केस में P वी आई कॉस ऑफ द फाई। क्या आपके पास क्या है, V और I का डॉट प्रोडक्ट वोल्टेज करंट, तो आपके पास वी आई कॉस ऑफ द फाई। अब ये जो नई चीज आ गई कॉस फाई, ये कहां से लगा लेंगे, ठीक है, इस नई चीज को कॉस फाई को मालूम करना है। ये जो हम लोगों ने इम्पीडेंस डायग्राम बना रखी है, ये जो हमने इम्पीडेंस डायग्राम बना रखी है, इसकी मदद से इसको सॉर्ट आउट करेंगे और इसकी मदद से इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों जरा गौर से देखो, कॉस किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इम्पीडेंस डायग्राम को देखेंगे ना कि बेसिकली जब हम इम्पीडेंस डायग्राम की बात कर रहे हैं तो इम्पीडेंस डायग्राम कॉस फाई की बात करते हैं। जरा बच्चों गौर से देखिएगा, कॉस ऑफ फाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, वी आर ओवर हाइपोटेन्यूज, वी आर आपके पास क्या है, वी आपके पास यहां से है आई इंटू, ठीक है, कि जब हम बात करते हैं आई इंटू आर के। सो बेसिकली ये पावर फैक्टर है जो कि हमें इन चीजों का एसोसिएट करना सिखाएगा, रिजेंबल करना सिखाएगा। अब कह रहा है V, ये क्या है, हमने कहा जी ये I इंटू जेड है, ये Z कहां से आ गया जी, हमने कहा बेसिकली V क्या था, वो नेट इफेक्ट था वोल्टेज का, वो जो VRMS इफेक्ट था। और VRMS इफेक्ट किस पे आएगा कि सर्किट में मौजूद रेजिस्टर, सर्किट में मौजूद इंडक्टर, इन दोनों की वजह से क्या R है ऑपोजिशन, नहीं, क्या XL है, नहीं, इन दोनों की वजह से ऑपोजिशन क्या है, Z, दोनों का कंबाइन इफेक्ट है ना, तो Z आ रहा है, I से कैंसल, तो cos फाई मेरे बच्चों क्या आ रहा है यहाँ पर, R ओवर Z, R ओवर Z। सो देखो यहां से आपके पास क्या आ रहा है, R ओवर Z, ठीक है। सो देखो ये आपके पास ये चीज आ गई। इस फैक्टर को जो कॉस फाई है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, ठीक हो गया। सो इस चीज को अलग से इंशाल्लाह अलग से तफसील में डिस्कस करेंगे कि रजिस्टर के केस में पावर फैक्टर क्या है, कैपेसिटर के केस में पावर फैक्टर क्या है, इंडक्टर के केस में पावर फैक्टर क्या है, और फिर RL के केस में क्या है। और इससे नेक्स्ट जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे RC सीरीज का, उसके केस में भी देखेंगे, ठीक है, कि उसके केस में भी जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं समझते हैं तो फिर वहाँ पर क्या चीज़ है, इसका मतलब है टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली XL ओवर R, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल ली R ओवर Z। और अगर आप इसके वैल्यू को सिंपली इधर डिस्कस करना चाहें अलग अलग रेजिस्टर के केस के लिए, इंडक्टर के केस के लिए, तो इंशाल्लाह इसको तफसील से डिस्कस करते जाएंगे। यह आर्टिकल इंशाल्लाह इसको तफसील में, पावर फैक्टर के आर्टिकल को अलग से तफसील में अलग एक लेक्चर में अपने बच्चों को तफसील से समझाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।